काली चमड़ी 1960 के दशक के अमेरिका में सिर्फ इतने भर से किसी इंसान की औकात तय कर दी जाती थी जहां उनके खाने, बैठने, चलने और यहाँ तक कि बाथरूम जाने तक की जगहें अलग थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच छिड़ी सदी की सबसे खतरनाक स्पेस रेस की बाजी किसी मशहूर गोरे वैज्ञानिक या किसी सुपर कंप्यूटर ने नहीं, बल्कि नासा के अंधेरी इमारतों में घुट-घुट कर काम करने वाली 3 काली चमड़ी महिलाओं ने जीती थी। जब दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ अंतरिक्ष पर अपना परचम लहराने की होड़ में लगी हुई थी, दोनों ही देशों के बीच इस बात की अंधी दौड़ जारी थी कि आखिर कौन सबसे पहले किसी जीवित इंसान को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता हासिल करता है। अमेरिकी तकनीकी रूप से काफी आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके अपने समाज के भीतर एक गहरा अंधेरा भी था। इन 3 गुमनाम वीरांगनाओं ने हर दिन जिल्लत सहते हुए महज एक कागज और पेंसिल के दम पर वो कर दिखाया जिस पर पूरे अमेरिका की साख और एक इंसान की सांसें टिकी थी। आइए सुनते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित आज की ऐतिहासिक कहानी, जिसे IMDb पर 7.8 की शानदार रेटिंग मिली है। तो बिना देरी किए मूवी स्ट्राइव में आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कहानी की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया की धरती से होती है, जहां हमें कैथरीन नाम की एक 10 साल की बच्ची दिखाई देती है। कैथरीन बचपन से ही मैथमेटिक्स में प्रतिभा की धनी थी। मैथ्स का कोई भी जटिल से जटिल सवाल क्यों ना हो, वो चुटकियों में उसे हल कर देती। उसकी इसी अद्भुत और अद्वितीय क्षमता को देखते हुए उसे वेस्ट वर्जीनिया के सबसे बड़े और प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन मिला। इसके बाद कहानी समय के चक्र को 35 साल आगे ले जाती है। साल 1961। अब कैथरीन बड़ी हो चुकी है और अपनी 2 बेहद करीबी दोस्त डॉर्थी और मैरी के साथ नासा में काम कर रही है। उस दौर में डिजिटल कंप्यूटर तकनीक अपनी शुरुआती अवस्था में थी और उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसीलिए नासा में कठिन और सटीक कैलकुलेशंस को अंजाम देने के लिए इंसानों को ही ह्यूमन कंप्यूटर के तौर पर रखा जाता था। कैथरीन, मैरी और डॉर्थी इसी भूमिका में नासा का एक बेहद अहम हिस्सा थी। ज्ञान और योग्यता में अव्वल होने के बावजूद त्वचा के सांवले या काले रंग के कारण उन्हें नासा के मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से अलग एक छोटे और सीमित दफ्तर में रखा गया था, जहां सिर्फ काली चमड़ी की महिलाएं काम करती थी। इस पूरे हिस्से की देखरेख और मेन ऑफिस से आने वाले जटिल कामों को बाकी महिलाओं में बांटने की जिम्मेदारी डॉर्थी के कंधों पर थी, जो वहां की सुपरवाइजर के रूप में पोस्ट थी। कहानी में एक नया मोड़ आया जब नासा के मेन ऑफिस से मिस्टर कार्ल का एक खत मैरी के नाम आता है। मिस्टर कार्ल और उनकी एक्सपर्ट टीम रॉकेट के अंदर प्रयोग होने वाले स्पेस कैप्सूल के निर्माण में जुटी हुई थी। ये वही कैप्सूल होता है जिसमें बैठकर कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की यात्रा करता है। मिस्टर कार्ल चाहते थे कि मैरी मेन ऑफिस आकर इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में उनका सहयोग करे। अपने ज्ञान के बल पर मिला ये बड़ा अवसर मैरी को बेहद रोमांचित कर देता है और वो तुरंत नए दफ्तर में आकर अपनी हाजिरी दर्ज कराती है। वहां पहुंचकर मिस्टर कार्ल उसे उसके काम की गंभीरता समझाते हुए कहते हैं, हम इस समय स्पेस कैप्सूल की हीट शील्ड को विकसित करने पर काम कर रहे हैं, ताकि जब ये कैप्सूल अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करे तो अत्यधिक फ्रिक्शन से उत्पन्न होने वाली गर्मी से नष्ट ना हो। और अब तुम्हारा यहाँ यही काम होगा कि हमारे इस स्पेस कैप्सूल की हर कमी और गलती को खोजना, ताकि हम इसे और भी बेहतर और पूरी तरह दोष रहित बना सके। कुछ देर तक उस कैप्सूल का बारीक निरीक्षण करने के बाद मैरी बड़ी ही सहजता से उसकी कई तकनीक कमियां ढूंढ निकालती है। केवल इतना ही नहीं, वो मिस्टर कार्ल को उन तमाम समस्याओं का सटीक समाधान भी बता देती है। मैरी की इस तेज बुद्धि को देखकर मिस्टर कार्ल बेहद प्रभावित और खुश होते हैं। उन्होंने कहा, तुम भला ह्यूमन कंप्यूटर डिपार्टमेंट में क्या कर रही हो? तुम्हें तो एक इंजीनियर होना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट में एक इंजीनियर की पोस्ट खाली है। अगर तुम चाहो तो परमानेंटली यही हमारे साथ काम कर सकती हो। इस पर मैरी ने एक कड़वी सच्चाई बयां करते हुए कहा, आप भली भांति जानते हैं सर कि हम जैसे लोगों को तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने तक का अधिकार नहीं है। इसलिए चाहकर भी मेरे लिए ये सपना पूरा कर पाना किसी भी सूरत में संभव नहीं। मिस्टर कार्ल उसकी बात सुनकर अपना अतीत याद करते हुए बोले, मैं पोलैंड का एक यहूदी हूँ। मेरे माता पिता को हिटलर की नाजी सेना ने बेरहमी से मार दिया था। अपनी जिंदगी में इतनी यातनाएं और मुश्किलें झेलने के बाद भी आज मैं नासा का एक वैज्ञानिक हूँ
और इस असंभव को संभव बना रहा हूँ। अगर तुम ठान लो तो तुम भी इस नामुमकिन को मुमकिन कर सकती हो। अच्छा बताओ, अगर तुम्हारी त्वचा का रंग गोरा होता तो क्या तुम इंजीनियर बनने की कोशिश करती? मैरी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर मैं गोरी होती तो अब तक इंजीनियर बन भी चुकी होती। खैर, अब दृश्य बदला और नासा के मेन ऑफिस का माहौल दिखाया गया, जहां तमाम बड़े वैज्ञानिक और डायरेक्टर मिस्टर हैरिसन गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। दरअसल सोवियत संघ यानी कि रूस ने अपना एक सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया था, जिसकी मदद से वो अब पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों की साफ तस्वीरें ले पा रहे थे। इस घटनाक्रम ने नासा के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि अगर उन्हें इस अंतरिक्ष दौड़ में रूस का मुकाबला करना था तो अमेरिका को तुरंत कोई बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाना ही था। अब नासा के वैज्ञानिक एक ऐसा शक्तिशाली रॉकेट तैयार करना चाहते थे जो किसी जीवित इंसान को अंतरिक्ष में ले जाकर सुरक्षित वापस पृथ्वी पर ला सके। इस अत्यंत जटिल मिशन के लिए नासा के डायरेक्टर मिस्टर हैरिसन को एनालिटिकल ज्योमेट्री में महारत रखने वाले एक स्किल्ड मैथमेटिशियन की सख्त आवश्यकता थी। बीते 12 महीनों में वे इस काम के लिए 12 अलग अलग विशेषज्ञों को ला चुके थे, लेकिन कोई भी इस कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। आखिर उनकी खोज कैथरीन पर जाकर पूरी हुई। अब से कैथरीन को नासा के मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में सीधे मिस्टर हैरिसन के गाइडेंस में काम करना था। कैथरीन से पहले किसी भी काले व्यक्ति ने इस मुख्य दफ्तर की चौखट पर कदम नहीं रखा था। तो जब पहले दिन वो उस ऑफिस में दाखिल हुई तो वहाँ मौजूद स्टाफ ने उसे कोई वैज्ञानिक न मानकर महज एक सफाई कर्मचारी समझ लिया। तभी पक्षपात से भरा एक इंजीनियर ने तो बिना कुछ सोचे समझे उसके हाथों में कचड़े का डिब्बा ही थमा दिया। कैथरीन ने इस अपमान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत भाव से अपने काम के डेस्क पर जाकर काम शुरू कर दिया। उसका यह आत्मविश्वास और समर्पण देखकर वहां मौजूद तमाम इंजीनियर्स दंग रह गए और अचरज से उसे देखने लगे। दूसरी ओर कैथरीन की प्रतिभा से मिस्टर हैरिसन बेहद प्रभावित थे। उन्होंने कैथरीन को कई सारे अति महत्वपूर्ण कैलकुलेशंस की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके साथ ही उन्होंने कड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा, आज से तुम इस दफ्तर के सभी इंजीनियर्स द्वारा किए गए हिसाब किताब की दोबारा अच्छे से जांच करोगी। ये सुनते ही पॉल नाम का एक घमंडी वैज्ञानिक बिगड़ कर बोला, मेरी कैलकुलेशंस पूरी तरह ठीक है, मुझे नहीं लगता कि किसी को उन्हें दोबारा जांचने की कोई आवश्यकता है। दरअसल पॉल जैसी नस्ल वालों की मानसिकता को ये बेहद नागवार था कि एक काली चमड़ी महिला उसके काम का परीक्षण करे। तब मिस्टर हैरिसन ने उसे कड़े शब्दों में समझाते हुए कहा, हम एक ऐसा अनोखा इतिहास रचने जा रहे हैं जो आज से पहले इस दुनिया में कभी नहीं किया गया। इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि इस छोटी सी बात को लेकर आप में से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। और वैसे भी अगर आप सब ने अपना काम सही तरीके से किया होता तो आज हम सफलता के दौर में काफी आगे निकल चुके होते। इस बातचीत के तुरंत बाद पॉल ने अपने हिसाब किताब के कागजों का एक मोटा बंडल कैथरीन की ओर बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही कैथरीन पन्ने पलटती है, देखती है कि कागजों का अधिकांश हिस्सा मोटी काली स्याही से पोतकर ढका गया था। ये देखकर वो असमंजस में पड़ गई और बोली, जब आधे से ज्यादा पन्ने काली स्याही से ढके हैं तो ऐसे में भला मैं इन आंकड़ों की सही जांच कैसे कर सकती हूँ। इस पर पॉल ने बेहद ही रूखे स्वर में कहा, तुम्हें इन्हीं सिचुएशंस में काम करना होगा। इन फाइल्स में कई सारे सीक्रेट स्ट्रेटेजीज इंफॉर्मेशन दर्ज है जिन्हें देखने की इजाजत तुम्हें नहीं है। दरअसल पॉल ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि कैथरीन अपने काम में नाकाम साबित हो और उसकी काबिलियत पर सवाल खड़े किए जा सके। अब दृश्य दूसरी ओर मुड़ा, जहां डॉर्थी अपने डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर मिसेस मिशेल से अपने पद और अधिकारियों को लेकर डिस्कशन कर रही है। डॉर्थी लंबे समय से इसी दफ्तर में सुपरवाइजर की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। जब से पुराने सुपरवाइजर ने नौकरी छोड़ी थी तब से वही सारा काम संभाल रही है। हालांकि एक ऑफिशियल सुपरवाइजर का पूरा काम करने के बावजूद उसे प्रमोशन नहीं दी गई और एक साधारण निचले स्तर के कर्मचारी के बराबर ही वेतन दिया जा रहा था। डॉर्थी की पूरी बात सुनने के बाद मिसेस मिशेल सीधा कहती है, फिलहाल हमें किसी नए सुपरवाइजर की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें ये नियम पसंद आए या ना आए, तुम्हें इसी तरह काम जारी रखना होगा। मिसेस मिशेल का ये अन्यायी रवैया डॉर्थी के मन को अंदर तक दुखी कर देता है। इधर नासा के ऑफिस में काम करते हुए कैथरीन को टॉयलेट लगी है, लेकिन जब उसने बाथरूम का पूछा तो उसे ये जानकर गहरा धक्का लगा कि उस शानदार और मॉडर्न दफ्तर में काले महिलाओं के लिए कोई बाथरूम मौजूद ही नहीं था।
उस दौर में अमेरिका के नस्लीय भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी थी कि श्वेत और अश्वेत लोगों के टॉयलेट तक अलग अलग बनाए गए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि अब कैथरीन को केवल एक बार बाथरूम जाने के लिए भी मजबूर होकर लगभग 800 मीटर की दूरी तय करके अपने पुराने दफ्तर वाले एरिया में जाना पड़ता था। अपनी ऊंची हील की सैंडल पहनकर दिन में कई बार इतना लंबा सफर तय करने में उसका काफी कीमती समय बर्बाद हो जाता। और उधर जब मिस्टर हैरिसन अपनी सीट पर लौटे और कैथरीन को अपने डेस्क में गायब पाते हैं तो वो झल्ला उठे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ एक बुनियादी जरूरत बाथरूम जाने के लिए भी कैथरीन को रंग के भेदभाव के कारण कितनी घोर यातना झेलनी पड़ती थी और उसका कितना समय बर्बाद हो रहा था। लंबी दूरी तय करके अब जब कैथरीन हाफते हुए वापस अपने डेस्क पर लौटी तो उसे आराम करने का एक पल भी नहीं मिलता और तुरंत मैथ्स इक्वेशंस की एक नई ढेर थमा दी गई। काम करने के दौरान कैथरीन महसूस करती है कि दफ्तर के दूसरे गोरे स्टाफ लगातार उसे बेहद अजीब, तिरस्कार भरी और पक्षपाती नजरों से घूरते रहते हैं। दिन भर की कड़ी मेहनत और मानसिक तनाव के बाद जब वो अपना सारा काम पूरा करके मिस्टर हैरिसन के केबिन में जमा करने पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी होती है। दफ्तर के बाकी सभी स्टाफ्स अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे और सिर्फ मिस्टर हैरिसन और कैथरीन ही बचे थे। लेकिन कैथरीन की असीम मेहनत पर तब पानी फिर जाता है जब मिस्टर हैरिसन उसके द्वारा किए गए उस जटिल हिसाब किताब को देखने के बाद सीधा उसे कचड़े के डिब्बे में फेंकने को कहा। वो कहते हैं, हमारे इस मिशन में स्थितियाँ और आंकड़े हर पल बदलते रहते हैं। अब तुम्हारे ये पुराने आंकड़े हमारे किसी काम के नहीं रहे। कल सुबह तुम्हें एक नए सिरे से नए आंकड़ों की कैलकुलेशंस करनी होगी। पूरे दिन दफ्तर के मानसिक तनाव, अपमान और शारीरिक थकान से चूर होकर जब कैथरीन देर रात अपने घर पहुंची तो वहां भी उसकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। उसे अपनी 3 नन्ही बेटियों की देखभाल और परवरिश भी अकेली ही संभालनी होती है। कई साल पहले ही उसके पति का देहांत हो चुका था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब उसी के अकेले कंधों पर आ टिकी थी। दिन भर नासा के ऑफिस में दिमाग खपाने के बाद भी घर आकर एक समर्पित माँ का दायित्व निभाना पड़ता। कहानी आगे बढ़ती है और एक रविवार का दृश्य सामने आया। कैथरीन, डॉर्थी और मैरी तीनों सहेलियां मिलकर अपने मोहल्ले के एक चर्च में आयोजित प्रोग्राम में शामिल होने गई थी। वहीं कैथरीन की मुलाकात जिम नाम के एक सेना अधिकारी से हुई। बातचीत के दौरान जब जिम को ये पता चलता है कि कैथरीन नासा जैसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है तो वह हैरान होकर टिप्पणी करता है, मुझे तो कभी इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि नासा जैसी जगह पर किसी काली चमड़ी महिला को भी नौकरी दी जाती होगी। जिम की इस बात में छिपी वो छोटी सोच को सुनकर कैथरीन को अंदर से काफी बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। फिर भी वो अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हुए बेहद शांत और कड़े स्वर में जवाब देती है, जी हाँ, नासा ने मेरी अदम्य योग्यता और प्रतिभा को देखकर ही मुझे ये नौकरी दी है क्योंकि मैं अपने कॉलेज की सबसे होशियार स्टूडेंट थी। ये कहकर वो जिम पर अपनी नाराजगी जताते हुए वहाँ से चली गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद ऑफिस में मिस्टर हैरिसन कैथरीन से कहते हैं कि वो उनके रॉकेट की लॉन्चिंग और लैंडिंग लोकेशन का मैथमेटिकल हिसाब लगा कर देखे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पॉल फाइल देने से पहले उसके ज्यादातर हिस्सों पर मोटी काली स्याही पोत देता है। पॉल ने रूखेपन से कहा, ये सब कुछ ठीक है, तुम्हें दोबारा जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कैथरीन उस फाइल के काली स्याही से ढके पन्नों को रोशनी के सामने रखकर अंदर छिपे आंकड़ों को समझने की कोशिश करती है। तभी उसकी नज़र ऑफिस में लगे एक बड़े ब्लैक बोर्ड पर पड़ी जहां वही मैथ्स के सवाल लिखे हुए थे। ये देखते ही वो बिना समय गवाए सीधे ब्लैक बोर्ड के पास गई और उस जटिल सवाल को हल करने लगी। देखते ही देखते बहुत ही कम समय में वो पूरा सही हिसाब निकाल देती है और इसके बाद हर बार की तरह बाथरूम जाने के लिए वो अपने पुराने दफ्तर की ओर निकल गई। जब ऑफिस के बाकी स्टाफ्स और इंजीनियर ने ब्लैक बोर्ड पर किया गया वो अद्भुत हिसाब देखा तो दंग रह गए। जिस सवाल को वे लोग कई महीनों की मशक्कत के बाद भी हल नहीं कर पा रहे थे, उसे कैथरीन ने महज कुछ ही मिनटों में सुलझा दिया। जब कैथरीन बाथरूम से वापस लौटी तो मिस्टर हैरिसन, पॉल और ऑफिस के कई अन्य सहकर्मी ने उसे घेर लिया। मिस्टर हैरिसन आश्चर्य से पूछते हैं, तुम्हें जो फाइल दी गई थी वो तो काली स्याही से पूरी तरह ढकी हुई थी, फिर तुमने ये सवाल इतनी आसानी से कैसे हल कर लिया? कैथरीन ने शांत भाव से जवाब दिया, उस फाइल को अगर रोशनी के सामने रखा जाए तो काली स्याही के नीचे लिखे शब्द हल्के हल्के दिखाई देने लगते हैं और बाकी बचे आंकड़ों का हिसाब मैंने अपनी समझ से निकाल लिया। ये सुनकर मिस्टर हैरिसन को कैथरीन के असाधारण, गहरी और तेज बुद्धि का पूरा एहसास हो जाता है।
वो तुरंत ऑर्डर देते हैं कि अब से इस ऑफिस की तमाम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कैथरीन के साथ शेयर की जाए ताकि इस जटिल मिशन की कंप्यूटेशंस सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। अब कहानी के दूसरे पहलू में दिखाया जाता है कि नासा के ऑफिस में IBM नाम की एक विशालकाय कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है। उस दौर में ये दुनिया की सबसे अत्याधुनिक तकनीकों में से एक था जो भारी भरकम मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस कर सकता था। हालांकि इसे ऑपरेट करना बेहद जटिल था। ये सब देखकर दूरदर्शी डॉर्थी समझ जाती है कि जब ये IBM कंप्यूटर पूरी तरह चालू हो जाएगा तब नासा को ह्यूमन कंप्यूटर्स यानी कि इंसानी गणितज्ञों की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ये मशीन यही काम मिनटों में कर देगी। अपनी और अपनी साथी महिलाओं की नौकरी बचाने के लिए डॉर्थी बिना समय गवाए इस कंप्यूटर को चलाने की भाषा और तकनीक खुद से सीखने लगी। इसके लिए वो कई दिनों तक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की किताबें भी पढ़ती है। इतना ही नहीं, वो अपने दफ्तर की बाकी तमाम महिलाओं को भी इस कंप्यूटर को संचालित करने का प्रशिक्षण देना शुरू कर देती है। डॉर्थी का मानना था कि जब ये मशीन चालू होगी तब नासा को इसे चलाने के लिए कुशल ऑपरेटर्स की जरूर पड़ेगी। कुछ दिनों बाद एक फैमिली पार्टी में कैथरीन की मुलाकात फिर से जिम से हुई। वहाँ जिम अपने पिछले व्यवहार और सोच के लिए कैथरीन से सच्चे दिल से माफी मांगता है, जिसके बाद दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत हो गई। पार्टी में सभी लोग जश्न मना रहे हैं और तभी रेडियो पर एक दुखद खबर आई कि सोवियत संघ यानी रूस ने अंतरिक्ष में पहला जीवित इंसान सफलतापूर्वक भेज दिया है। ये खबर सुनते ही अमेरिका की इस हार से पार्टी में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। अब अगले दिन नासा के दफ्तर में मिस्टर हैरिसन सभी को कहते हैं, आज से जब तक हम अंतरिक्ष में किसी जीवित इंसान को सफलतापूर्वक भेजने में कामयाब नहीं हो जाते तब तक हम सभी को एक्स्ट्रा टाइम रुककर काम करना होगा। अब नासा के दफ्तर में काम की गति बहुत तेज हो जाती है और सभी कर्मचारी अपनी पूरी लगन के साथ दिन रात मेहनत में जुट जाते हैं। एक दिन काम के दौरान कैथरीन रोज की तरह बाथरूम जाने के लिए अपने पुराने दफ्तर की ओर निकली, लेकिन उस दिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिस कारण उसे लौटकर आने में ज्यादा समय लग जाता है। जैसे ही उसने दफ्तर में कदम रखा, मिस्टर हैरिसन उस पर बुरी तरह भड़क उठे। हम सब यहाँ दिन रात एक कर काम कर रहे हैं और तुम हर दिन लगभग 30 से 40 मिनट का ब्रेक लेकर दफ्तर से गायब हो जाती हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इतनी देर कहाँ थी? मिस्टर हैरिसन की ये बात सुनकर कैथरीन का दिल टूट गया और वो दुखी के साथ साथ गुस्से में आ गई। वो रोते हुए तेज आवाज में बोली, क्या करे, नासा की इस पूरी बिल्डिंग में या इसके आसपास की किसी भी बिल्डिंग में मेरे जैसे काले लोगों के लिए कोई वॉशरूम नहीं है। मुझे हर दिन सिर्फ बाथरूम जाने के लिए यहाँ से 800 मीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। मैं यहाँ पूरे दिन इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी कोई मेरी इज्जत नहीं करता। कॉफी पीने के लिए मेरे लिए एक अलग छोटा सा कॉफी पॉट रखा गया है, जिसे इस दफ्तर में कोई भी दूसरा स्टाफ छूना तक नहीं चाहता। कैथरीन की ये बातें सुनकर मिस्टर हैरिसन पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि नासा जैसी बड़ी जगह पर भी लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव होता है। और उसके तुरंत बाद वे पुराने दफ्तर के बाहर लगा हुआ कलर्ड बाथरूम का बोर्ड तोड़ देते हैं और अनाउंस करते हैं, आज से यहाँ काले गोरे लोगों के लिए कोई अलग बाथरूम नहीं होगा। सभी अपनी इच्छा से किसी भी बाथरूम का इस्तेमाल करेंगे। नासा में हम सभी इंसानों को बराबर मानते हैं। मिस्टर हैरिसन का ये कदम देखकर कैथरीन और उसके जैसे बाकी सभी काली महिलाएं बेहद खुश हो जाती है। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद 5 मई 1961 को अमेरिका पहली बार एलन शेफर्ड नाम के अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजता है। इस सफलता से नासा के सभी वैज्ञानिक और अमेरिका के राष्ट्रपति बेहद खुश थे। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जिम अब धीरे धीरे कैथरीन को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो अक्सर बीच बीच में उससे मिलने आ जाया करता। और उधर मैरी इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अपने देश के नियमों के खिलाफ अदालत में केस दर्ज कराती है। अदालत में सुनवाई के दौरान जज उससे कहते हैं, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे जैसी किसी काली चमड़ी लड़की के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना संभव नहीं है, फिर तुमने ये मुकदमा क्यों किया है? तब मैरी बोली, हाँ, कुछ समय पहले तक कोई भी अमेरिकी अंतरिक्ष में नहीं जा पाया था, लेकिन आज एलन शेफर्ड वो पहले अमेरिकी बन गए जो अंतरिक्ष में गए हैं, और आज के बाद उनका नाम अमेरिका के इतिहास में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। ठीक उसी तरह आज तक कोई भी काला रंग का अमेरिकी व्यक्ति इंजीनियरिंग नहीं पढ़ पाया है, लेकिन अगर आज आप मुझे पढ़ने की अनुमति दे देते हैं तो आप अमेरिका के इतिहास के पहले ऐसे जज बनेंगे जिन्होंने काली चमड़ी लोगों को इंजीनियरिंग पढ़ने का अवसर दिया।
और इसके बाद आपका नाम भी हमेशा के लिए अमेरिका के इतिहास में याद रखा जाएगा। मैरी की ये बातें सुनकर जज बेहद प्रभावित हो गए और उसे केवल नाइट क्लासेस में पढ़ने की अनुमति देते हैं। ये छोटा सा मौका पाकर ही मैरी बेहद खुश है। दूसरी तरफ 21 जुलाई 1961 को नासा एक और जीवित इंसान को सुरक्षित तरीके से अंतरिक्ष में भेजने में सफल होता है। लेकिन कुछ समय बाद जब वे अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौट रहे थे, तब दुर्भाग्यवश उनका स्पेस कैप्सूल समंदर में जा गिरा। किसी तरह उस अंतरिक्ष यात्री को तो बचा लिया गया, लेकिन स्पेस कैप्सूल पूरी तरह समंदर की गहराई में डूब जाता है, जिसके बाद नासा के सभी कर्मचारी ये सटीक हिसाब लगाने में जुट जाते हैं कि आगे जब भी कोई रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा तो वापस धरती पर लौटते समय उसका स्पेस कैप्सूल आखिर पृथ्वी के किस स्थान पर लैंड करेगा। अब उनका काम पहले से भी कहीं ज्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण हो गया था। इस बार उन्हें अपने एक स्पेस पायलट को उस कैप्सूल में बिठाकर पृथ्वी के कक्ष के 3 चक्कर लगवाकर सुरक्षित वापस लाना था। इस पूरे जटिल हिसाब के लिए मौसम, हवा की गति, कैप्सूल का वजन, उसका आकार और ऐसी ही कई छोटी छोटी जानकारियों की सख्त जरूरत थी। जब जॉन नाम का वो अंतरिक्ष यात्री उस कैप्सूल में बैठकर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, तब उसे वापस सुरक्षित लाने के लिए सही समय और सही मात्रा में उसकी गति को कम करना ही सबसे अहम हिस्सा था। ये पूरा मैथमेटिकल हिसाब बिल्कुल सटीक होना बेहद ही जरूरी था। अगर समय से जरा पहले कैप्सूल की गति कम कर दी जाती तो वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही फ्रिक्शन से अत्यधिक गर्म होकर जल सकता था। वहीं अगर उसकी गति कम करने में जरा भी देरी हो जाती तो वो कैप्सूल हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी के कक्ष में ही भटकता रह जाता। नासा के इस अगले रॉकेट लॉन्च को लेकर मिस्टर हैरिसन और बाकी सीनियर ऑफिसर्स की रोजाना हाई लेवल मीटिंग्स होने लगी। बाद में मिस्टर हैरिसन और पॉल उन मीटिंग्स की जानकारियां कैथरीन तक पहुंचाते थे और वो उन्हें आंकड़ों के आधार पर हिसाब लगाने का प्रयास करती। लेकिन हर दिन की मीटिंग के बाद कैप्सूल का आकार, उसका वजन, लैंडिंग का समय और स्थान बदल जाया करता था। इस कारण कैथरीन के लिए एकदम सटीक हिसाब निकाल पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। एक दिन कैथरीन हिम्मत जुटाकर मिस्टर हैरिसन से कहती है, मैं भी आज आपकी मीटिंग में शामिल होना चाहती हूँ। हर दिन मीटिंग के बाद इतने सारे आंकड़े बदल जाते हैं कि मुझे सही हिसाब करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद रहूंगी तो अपनी मैथमेटिक्स कैपेबिलिटी से आप लोगों की और भी बेहतर तरीके से मदद कर सकूंगी। ये सुनते ही पॉल ने बीच में टोका, तुम्हारी जैसी एक साधारण कर्मचारी को ऐसी संवेदनशील मीटिंग में आने का कोई अधिकार नहीं है, और वैसे भी आज तक किसी भी महिला ने इस तरह की मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। लेकिन मिस्टर हैरिसन ने पॉल की बात को अनसुना कर कैथरीन को अपने साथ मीटिंग हॉल में ले गए। मीटिंग के दौरान मिस्टर हैरिसन से पूछा जाता है, क्या तुम और तुम्हारी टीम हमारे अगले स्पेस कैप्सूल की सही लैंडिंग की लोकेशन का पता लगा पाए हो? तब मिस्टर हैरिसन ने कैथरीन को निर्देश दिया कि वो उस दिन की मीटिंग से मिले ताज़ा आंकड़ों के आधार पर दफ्तर के ब्लैक बोर्ड पर ही हिसाब करके दिखाए। कैथरीन पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ ब्लैक बोर्ड पर इक्वेशन हल करना शुरू करती है। उसे इतनी तेजी और सही से हिसाब करते देख वहां मौजूद सभी बड़े ऑफिसर्स दंग रह जाते हैं। यहाँ तक कि नासा के अगले स्पेस पायलट मिस्टर जॉन भी कैथरीन की इस अद्भुत प्रतिभा को देखकर गहराई से प्रभावित हुए। देखते ही देखते कुछ ही पलों में कैथरीन हिसाब लगाकर उस स्पेस कैप्सूल की लैंडिंग की 3 संभावित जगहें निकालकर सामने रख देती है। ये देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठे। हालांकि इस घटना से पॉल मन ही मन बेहद उदास और परेशान हो जाता है। दरअसल अब तक वो कैथरीन द्वारा दी गई तमाम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को ऑफिसर्स के सामने अपने नाम से पेश करता आ रहा था। अब यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉर्थी इतने दिनों से किताब पढ़कर अब उस IBM कंप्यूटर को चलाना सीख चुकी थी। एक दिन मौका पाकर वो सबकी नजरें बचाकर IBM कंप्यूटर वाले कमरे में जा घुसी और मशीन की मदद से कई जटिल हिसाब किताब करने लगी। ये देखकर IBM के कुछ कर्मचारी को लगता है कि शायद डॉर्थी ने उस मशीन को खराब कर दिया है, लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि डॉर्थी उस मशीन को बेहद कुशलता से चला रही है और उसकी मदद से ऐसे हिसाब चुटकियों में कर रही है जिन्हें वो लोग कई दिनों की मशक्कत के बाद भी नहीं कर पाए थे। और डॉर्थी ने वो पूरा काम कुछ ही समय में करके दिखा दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद मिसेस मिशेल डॉर्थी को IBM डिपार्टमेंट में टेम्परेरी काम करने का ऑफर देती है। तब डॉर्थी साफ कहती है, इतनी विशाल IBM मशीन को अकेले संभालना मेरी बस की बात नहीं है।
इसके लिए मुझे कई लोगों की जरूरत होगी और मैंने अपने दफ्तर की सभी लड़कियों को पहले ही ये कंप्यूटर चलाना सिखा दिया है। इसीलिए अगर मुझे इस डिपार्टमेंट में काम करना है तो उन सभी को भी मेरे साथ यहाँ काम दिया जाना चाहिए। अब मिसेस मिशेल को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि डॉर्थी के अलावा कोई भी उस IBM कंप्यूटर को ठीक से चलाना नहीं जानता था। इसके बाद डॉर्थी और उसके दफ्तर की बाकी सभी लड़कियां मिलकर नासा के IBM डिपार्टमेंट में काम करने लगती है। अब इधर कैथरीन दिन रात मेहनत करके उन 3 संभावित स्थानों में से स्पेस कैप्सूल की बिल्कुल सही लैंडिंग जगह निकालने का प्रयास कर रही है, लेकिन कई दिनों तक अलग अलग तरीके से कोशिश करने के बावजूद वो उस हिसाब को पूरा नहीं कर पा रही थी। काफी देर तक सोचने के बाद वो एक बहुत पुराने तरीके की मदद से आखिरकार वो हिसाब पूरा कर लेती है। इस तरह अब कैथरीन स्पेस कैप्सूल की बिल्कुल सटीक लैंडिंग लोकेशन निकाल लेती है। लेकिन अगले ही दिन मिस्टर हैरिसन ने कैथरीन को अपने दफ्तर में बुलाकर बताया, अब नासा में पूरी तरह से IBM कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हो गया है। उस मशीन की मदद से बड़े बड़े हिसाब कुछ ही समय में किए जा सकते हैं, इसीलिए अब इस डिपार्टमेंट में तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सुनकर कैथरीन का दिल टूट गया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन आज अचानक ही उसे इस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। उदास होकर कैथरीन अपने पुराने दफ्तर में वापस लौट आई। इस घटना से मिस्टर हैरिसन भी बहुत दुखी थे, क्योंकि वो भी किसी तरह कैथरीन को वहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन उस समय उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैरी अब अदालत से मिली अनुमति के बाद अपने नए कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर चुकी है। अब कुछ दिनों बाद 20 फरवरी 1962 का वो ऐतिहासिक दिन आता है जिस दिन नासा का अगला रॉकेट लॉन्च होना था। उस दिन पूरा अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया नासा के इस रॉकेट लॉन्च को देखने के लिए उत्साहित थी। लेकिन लॉन्च से ठीक पहले मिस्टर हैरिसन देखते हैं कि IBM कंप्यूटर के हिसाब में कुछ गलतियां हैं। पिछले दिन का हिसाब और आज का हिसाब बिल्कुल अलग था। तब मिस्टर हैरिसन ने तुरंत उस दिन के स्पेस पायलट मिस्टर जॉन को पूरी बात बताई। ये सुनकर मिस्टर जॉन ने कहा, इस हिसाब की एक बार कैथरीन से भी जांच करवा लो। अगर वो कहे कि सब कुछ सही है तभी आज रॉकेट लॉन्च होगा, नहीं तो इस पूरे मिशन को रद्द कर दिया जाएगा। अब मिस्टर हैरिसन ने तुरंत अपने एक कर्मचारी के हाथ वो हिसाब वाली फाइल थमाकर उसे कैथरीन के पास जांचने के लिए उसके पुराने दफ्तर भेज दिया। कैथरीन ने भी बिना एक पल गवाए उन सभी आंकड़ों और कैलकुलेशंस की गहन जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि IBM के उस हिसाब में कई सीरियस मिस्टेक्स थी, जिन्हें कैथरीन बहुत ही कम समय में पूरी सटीकता के साथ ठीक कर देती है। दूसरी ओर स्पेस पायलट मिस्टर जॉन भी रॉकेट लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े थे। सही समय पर कैथरीन ने उस रिवाइज्ड हिसाब को मिस्टर हैरिसन तक पहुंचा दिया, जिसके बाद उसी के आधार पर रॉकेट को आखिरकार लॉन्च किया जाता है। देखते ही देखते कुछ ही पलों में वो कैप्सूल अंतरिक्ष में पहुंचता है और पृथ्वी की कक्ष में सफलतापूर्वक चक्कर लगाने लगता है। हिसाब के मुताबिक 10.5 घंटे के भीतर उस कैप्सूल को पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके वापस लौटना था। हालांकि अपना मिशन पूरा करने के बाद जैसे ही वो कैप्सूल वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, फ्रिक्शन के कारण बहुत ज्यादा वो गर्म होने लगा। एक समय तो भीषण गर्मी की वजह से कैप्सूल के बाहरी हिस्से में आग लग जाती है, जिससे नासा के मेन कंट्रोल रूम से उसका संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। काफी देर तक कोशिश के बावजूद भी कोई सिग्नल नहीं मिलता। दफ्तर में सन्नाटा छा गया और सभी को लगने लगा कि शायद वो कैप्सूल नष्ट हो चुका है। लेकिन कुछ ही देर बाद एक मिराकल हुआ और कैप्सूल से दोबारा सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं। कैथरीन द्वारा दी गई सटीक कैलकुलेशंस के अनुसार वो कैप्सूल बिल्कुल उसी तय स्थान पर सफलतापूर्वक लैंड करता है और मिस्टर जॉन पूरी तरह से सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। इस ऐतिहासिक कामयाबी से नासा के दफ्तर में खुशी की लहर दौड़ गई। मिस्टर हैरिसन बेहद खुश होकर इस महान उपलब्धि के लिए कैथरीन का दिल से धन्यवाद करते हैं। वो उत्सुकता से कैथरीन से पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम कभी चांद पर पहुंच पाएंगे? इस पर कैथरीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि हम बहुत पहले ही चांद पर पहुंच चुके हैं। फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि डॉर्थी को परमानेंटली IBM डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर की पोस्ट दी जाती है, जिससे वो नासा की पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला सुपरवाइजर बनती है। वहीं दूसरी तरफ मैरी अपनी पढ़ाई पूरी कर नासा की पहली महिला अफ्रीकन अमेरिकन एरोनॉटिकल इंजीनियर के रूप में इतिहास रचती है। और रही कैथरीन की बात, तो उसे भी मिस्टर हैरिसन के डिपार्टमेंट में उसका सम्मानजनक पद वापस मिल जाता है और आगे चलकर वो नासा के ऐतिहासिक चांद मिशन यानी अपोलो मिशन में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
बाद में 97 वर्ष की आयु में कैथरीन को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित भी किया जाता है। और सबसे आखिर में स्क्रीन पर इन तीनों महान महिलाओं की असली तस्वीरें दिखाई जाती है और यहीं पर ये प्रेरणादायक कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, मार्गरेट ली शटरली की किताब पर आधारित फिल्म हिडन फिगर्स केवल एक सिनेमा की कहानी नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दबा दी गई उस अदम्य प्रतिभा और संघर्ष की दास्तान है जिसने इंसान के सपनों को नई ऊंचाइयां दी। हिडन फिगर्स उस सोच पर एक करारा तमाचा है जो किसी के हुनर को उसके चमड़ी के रंग या लिंग से नापती थी। इसका असली मतलब सिर्फ वो मैथमेटिकल फिगर्स नहीं थे जिन्हें ये महिलाएं हल करती थी, बल्कि समाज के प्रेजुडाइसेस और नफरत के पीछे छिपे गई वो 3 महान हस्तियां थी, कैथरीन जॉनसन, डॉर्थी वॉन और मैरी जैक्सन। इन 3 महिलाओं की कहानियां हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी क्रांतियां सिर्फ तकनीक से नहीं, बल्कि भेदभाव और नफरत की दीवारों को तोड़कर आती है। साल 2016 में नासा ने लैंगली में स्थित अपनी एक कंप्यूटेशनल इमारत यानी कि कंप्यूटेशनल बिल्डिंग का नाम कैथरीन जॉनसन के नाम पर रखकर उन्हें सम्मानित किया। हुनर और काबिलियत किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। हमें अपने समाज में छुपे उन तमाम हिडन फिगर्स की कदर करनी चाहिए। आपको इन 3 वीरांगनाओं की कहानी ने प्रेरित किया? कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीडियो को हाइप जरूर करना ताकि ये आगे दूसरों तक भी पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।